नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ। बिहार में मुख्यमंत्री तो वही हैं, सरकार बदल गई है। ये खबर पुरानी है, इस पे चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इसको एक लाइन में समझ लेते हैं कि जो मोदी सरकार है या भाजपा है, उसने अगले चुनाव के लिए, 2024 के चुनाव के लिए, कम से कम हिंदी बेल्ट में अगर एक झारखंड को छोड़ दिया जाए तो अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। और वो कोशिश ये है कि इस चुनाव में भी हिंदी पट्टी में उनको एक भी सीट का नुकसान ना हो। ये सारी रणनीति उसी के इर्द गिर्द थी, लेकिन वो उन्होंने कर लिया। वो खबर पुरानी है, आगे की बात करते हैं। एक तरफ जहां INDIA अलायंस इस बात को अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहे हैं कि अगर मोदी अगला चुनाव जीतते हैं तो पुतिन जैसे ऑटोक्रेट हो जाएंगे, जिसका कोई सर पैर है या नहीं है ये जनता को निर्णय करने दीजिए। लेकिन स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, रणनीति की बात करते हैं। अगले महीने भाजपा, अब अगला महीना ज़्यादा दूर नहीं है, 2 दिन और हैं, उसके बाद किसी भी समय भाजपा अपनी आगे की रणनीति बाकी प्रदेशों के लिए चर्चा करेगी। और बाकी प्रदेश बचे कौन कौन से हैं जहां पर उनको अपनी रणनीति को थोड़ा सा बेहतर करने की जरूरत है? महाराष्ट्र, जहां पर 4 बड़े दल हो गए हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 2 घटक हैं, शिवसेना के 2 घटक हैं, बीजेपी है वहां पर, कांग्रेस है। वहां बड़ा कंफ्यूजन है आरक्षण को लेकर के, मराठा आरक्षण को लेकर के अभी सहमति बनी है, लेकिन रूलिंग अलायंस में उस सहमति पर भी कुछ डिफरेंसेस हैं। एक बात। दूसरा, कर्नाटक में इन्होंने सहमति बना ली है। कर्नाटक में लगातार एग्रेसिव हो गए हैं अभी झंडे को लेकर के, हनुमान ध्वज और राष्ट्र ध्वज, कुछ उस मामले में लेकर के वहां की सरकार मुश्किल में है। भाजपा वहां एग्रेसिव है। पिछले बार भी वो विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी लोकसभा बढ़िया की थी, और इस बार उनका अलायंस जनता दल सेक्युलर के साथ है। तो वहां मजबूती से अपना काम उन्होंने बढ़ा दिया है। सीट को लेकर के चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है कि वो 2 सीटें देंगे जनता दल सेक्युलर को और 1 सीट राज्यसभा दे देंगे, तो कुल 3 मिलाकर के मतलब वहां वो लगभग 26 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, भाजपा चुनाव लड़ेगी। अब 2 महत्वपूर्ण प्रदेश हैं, 3 कह लीजिए। एक तो तेलंगाना, दूसरा आंध्र प्रदेश, जो पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक थे, और तमिलनाडु। तेलंगाना में निश्चित तौर पर भाजपा का वोट प्रतिशत बढ़ा है, और भारत राष्ट्र समिति का वोट बढ़ा है, लेकिन वहां कांग्रेस बड़ी प्लेयर के रूप में उभरी है। अब भाजपा तेलंगाना में बहुत आक्रामक है, और पूरी कोशिश भाजपा की ये है कि वो किसी तरह से तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति वर्सेस कांग्रेस की बजाय इसको कांग्रेस वर्सेस भाजपा बनाए। और जैसे ही कांग्रेस वर्सेस भाजपा तेलंगाना में होगा, वही भाजपा के लिए एक बड़ी जीत होगी। इसलिए कि भाजपा अपनी कुछ रणनीतिक गलतियों के कारण तेलंगाना में उसको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ विधानसभा में, लेकिन उसको वो लोकसभा में बेहतर करने की कोशिश में लगी हुई है। और उस प्रक्रिया में उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले अपना प्रदेश अध्यक्ष बदला, और ये सारी रणनीति हुई। तो ये 2 प्रदेश हुए। तीसरा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लगातार चर्चाएं चल रही हैं। YSR कांग्रेस के साथ उनके संबंध अच्छे हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या वो वहां पर चंद्रबाबू नायडू के साथ अलायंस करेंगे? अगर ऐसा होता है तो वहां पर भी कुछ इस तरह की कुछ फायदा 1-2 सीट के रूप में भी होता है, तो वो एडेड एडवांटेज होगा। सबसे ज्यादा एग्रेशन भाजपा दिखा रही है तमिलनाडु में।
अभी कुछ दिन पहले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से पहले दोनों साउथ के दोनों बड़े प्रदेश, मतलब दोनों प्रदेश केरल और तमिलनाडु, दोनों जगह प्रधानमंत्री ने यात्रा की थी। वो उन मंदिरों में गए थे जिनको पूरे देश में जिनको बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। वहाँ उन्होंने उनका स्नान करते हुए चित्राया था, और वो उस स्थान पर भी गए थे जहाँ से भगवान राम ने श्रीलंका जाने के लिए सेतु बंद किया था। तो इन सब को देखते हुए और जिस तरह से अन्नामलाई एग्रेसिवली वहाँ काम कर रहे हैं, तो इस बार तमिलनाडु में भाजपा की रणनीति है कि वो अपनी बदौलत कम से कम 5 सीटों पर जीत हासिल करे, जो वो उनकी आगे की योजना का हिस्सा है। दूसरी तरफ केरल में वो सिर्फ 5 सीटों पर सीरियसली लड़ने की कर रहे हैं। वो अपना सारा का सारा फोकस या संसाधन पूरे प्रदेश में फैला करके उसको उसका प्रतिफल ना मिले, इससे बेहतर है उन 5 सीटों पर फोकस कर रहे हैं जहां वो चुनाव जीत सकते हैं। ये साउथ की दो बड़ी रणनीति, मतलब साउथ के 2 प्रदेशों में इस तरह की रणनीति है। बाकी 4 प्रदेशों में वो एक रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। और जो अगले महीने की बैठक होने वाली है, उस बैठक में जो नेता प्रभारी अभी कुछ दिन पहले भाजपा ने घोषित कर दिया है सारे देश के लिए, सारे प्रदेशों के लिए, तो इस बैठक के बाद फिर सारे के सारे नेता अपने अपने प्रदेश में फोकस करेंगे और जा करके चुनाव के लिए पूरी तरह से लग जाएंगे। अब एक और महत्वपूर्ण बात बता दें, हम लोगों ने चर्चा की थी जब मध्य प्रदेश में चुनाव घोषणा से पहले ही बहुत सारे विधानसभा के प्रत्याशियों के टिकट घोषित कर दिए गए थे। लोकसभा के चुनाव में अभी वैसा नहीं हुआ है, लेकिन बिना घोषणा के बहुत सारे कैंडिडेट्स को बता दिया गया है कि आपके लिए ये लोकसभा क्षेत्र है और आप अपनी तैयारी कीजिए। और बहुत सारे लोग बिहार में तो कम से कम 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर भाजपा ने अपने प्रत्याशियों को बता रखा है कि या तो आपका टिकट नहीं बदलेगा या नए जो कैंडिडेट्स जिनको भाजपा उतारने वाली है वो करेगी। ये काम उन्होंने कर्नाटक में भी कर दिया है, ये काम उन्होंने तमिलनाडु की कुछ सीटों पर भी कर दिया है, ये तेलंगाना में भी कर दिया है। सबसे कठिन परिस्थिति भाजपा के लिए या पूरे राजनीतिक परिदृश्य में अभी महाराष्ट्र को लेकर के है। महाराष्ट्र में इतने सारे प्लेयर हैं कि सबको सीटों के अरेंजमेंट को लेकर के बहुत माथापच्ची करनी पड़ेगी। बीजेपी को कितनी सीटें वहां लड़नी है, शिवसेना जो शिंदे वाला ग्रुप है उसको कितना मिलेगा, अजीत पवार को कितना मिलेगा, 1-2 सीट जो रिपब्लिकन पार्टी है उसको भी जाएगा। तो वहां बड़ा कंफ्यूजन है। दूसरी तरफ कांग्रेस कितनी सीट्स पर लड़ेगी, या दूसरा वहां जो शिवसेना का ब्रेकअवे ग्रुप है उद्धव ठाकरे वाला, या राष्ट्रवादी कांग्रेस पवार वाला है, उसको कितनी सीटें होंगी, वो ये एक बड़ी माथापच्ची होनी है। एक और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ है, जम्मू कश्मीर में बहुत सारे नेता जो फारूक अब्दुल्ला की पार्टी के थे वो उन्होंने भाजपा ज्वाइन की है। भाजपा की वहां कोशिश है, 3 सीट वो हमेशा से जीतती रही हैं, अपनी 1 सीट भी और बढ़ा पाए, तो उस रणनीति पर काम हो रहा है। तो एक तरफ जहां INDI अलायंस अभी इसी बात पर तय नहीं हो पाए कि अलायंस में सीट कैसे बटेगी, क्या बटेगी। दूसरी तरफ जो अलायंस का सबसे बड़ा, मतलब एक बड़ा मोहरा हुआ करता था जो उस INDI अलायंस को शुरू करने में जिसकी बड़ी भूमिका थी, वही उस अलायंस से अलग हो गया है। और कोई भी चुनावी रणनीति 2024 की अब तक नहीं आगे आई है। और दूसरी तरफ भाजपा अपनी बिहार को उसने फाइनलाइज कर लिया और बाकी पर 1-2 दिन में बैठक करके अगले महीने बैठक करके कुछ निर्णय पर पहुंच जाएगी। तो ये इस तरह का परिदृश्य अभी नजर आ रहा है।
मुझे आज इतना ही कहना है। आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर किसी इसी तरह के विषय पर आपके सामने हाजिर होऊंगा। देखते रहिए आई ऑफ ट्रुथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।